जैसे जैसे मैंने क्या लिखा है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान की पूरी जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी तक मैंने बोला था किसी व्यक्ति के विशेष व्यक्ति का बोध हो, तो यानी कि नाम था, हर व्यक्ति का विशेष नाम होता है तो व्यक्तिवाचक हुआ। लेकिन जब हम कहते हैं लड़का, जब हम कहते हैं लड़का, लड़की, छात्र, विद्यालय, जब हम कहते हैं लड़का, लड़की, छात्र, विद्यालय, तो अब आप देखिए लड़का कोई एक नहीं होता, एक लड़के को हम लड़का नहीं कह सकते। लड़का जैसे ही हम कहते हैं तो पूरे दुनिया के अंदर जो भी पुरुष जाति का है, लड़का है, वो क्या हो जाए, उसका संबंध आता है। किसी एक के लिए हम लड़का शब्द का प्रयोग करते हैं जब उसका रूप अलग हो जाता है, जब हम उसको कर्तकारक के साथ प्रयोग कर लेते हैं तब उसको लड़का, एक लड़का का मतलब हो जाता है। लेकिन लड़की, यानी कि हमने बोला लड़कियां सदा सुशील होती हैं, लड़कियां सुशील होती है, यानी कि लड़की, जितनी भी लड़की है वो सुशील होती है, सरल स्वभाव की होती है, मृदुभाषी होती है। लड़का कठोर होते हैं, लड़का कठोर होता है। तो लड़का यानी कि संसार में जितने भी लड़का हैं तो वो क्या होगा, उसका स्वभाव क्या है, कठोरता का स्वभाव है उसके अंदर। छात्र यानी छात्र का मतलब किसी, यानी छात्र, विद्यार्थी, विद्यालय किसी एक के लिए नहीं है। छात्र कहने से संसार में जितने भी छात्र हैं उनका पता चलता है। पढ़ने वाले, चाहे वो LKG के बच्चे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, चाहे वो मेडिकल के बच्चे हैं, वे छात्र ही, अगर छात्र ही कहे जाते हैं तो उनका भी पता चलता है। विद्यालय चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे बड़ा स्कूल हो, अगर उनका नाम विद्यालय ही है, यानी इस विश्व में जहाँ भी, जिस जगह पे भी बच्चों की को शिक्षा दी जाएगी और उसको विद्यालय के रूप में विद्यालय कहा जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बोलती हूँ देश, राज्य, शहर, अब इसे भी आप देखिए, देश यानी कि किसी एक देश का नाम नहीं है। देश शब्द के अंदर विश्व में जितने भी देश हैं उनका पता चलता है। देश यानी कोई भी देश हो सकता है, भारत भी हो सकता है, अमेरिका भी हो सकता है, रूस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। राज्य, देश, पूरे विश्व के अंदर कोई भी स्टेट होंगे, राज्य होंगे, उनका नाम आ सकता है। हमने किसी एक राज्य का नाम नहीं, एक राज्य का अगर हम नाम बोलते हैं, पंजाब बोलते हैं, तो इसका मतलब है जो व्यक्तिवाचक हो जाता है। लेकिन राज्य शब्द जो है, देश है, शहर है, गांव है, ये सभी, मोहल्ला, ये सभी क्या हो जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किताब है, कलम है, वस्तु हो गया। ये देखिए, जो एक किताब, कोई किताब का नाम नहीं है, किस किताब की बात की जा रही है, केवल किताब की बात की जा रही है, पुस्तक की बात की जा रही है, जिसे हम पढ़ते हैं, चाहे वो कौन सी पुस्तक है उसका यहाँ कोई पता नहीं चलता है। तो ये क्या है, ये सभी क्या कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा, यानी जिस शब्द से उसके पूरे जाति भर का बोध होता है, पूरे समुदाय का बोध होता है, पूरे ही संसार में उनसे संबंधित जो भी चीज है या वस्तु है या नाम है उसका पता चलता है, तो वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। मुझे लग रहा है जो आपको समझ में आ रहा होगा, आपने लिख लिया होगा। अब मैं रब करती हूँ। तीसरा है
भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या? भाववाचक संज्ञा मैंने आपको पहले ही बताया। भाववाचक संज्ञा अभी तक आपने जिनको भी देखा है व्यक्तिवाचक या जातिवाचक, उसे हम देख सकते हैं, उसको हम पकड़ सकते हैं, उसको हाथ में ले सकते हैं, उसको छू सकते हैं। तो वो है वो दृश्य थे। लेकिन भाववाचक संज्ञा जो है वो मन में उठने वाले आपके अंदर जो गुण है, दोष है, जो भाव है उसको दर्शाता है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा वे कहलाते हैं। जैसे जिस संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, इसको हम इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं, तो जिन संज्ञा शब्दों से या जिस संज्ञा शब्दों से जिस संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के गुण, दोष, प्राणी के गुण, दोष, अवस्था, गुण, दोष, अवस्था, दशा, गुण, दोष, अवस्था, दशा, स्वभाव, स्वभाव का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम भाववाचक संज्ञा करते हैं। अब आप देख सकते हैं किस परिभाषा के को हम एक बार फिर से पढ़ेंगे और समझें। जिस संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी के गुण, उसके दोष, गुण दोष यानी अच्छाई बुराई, जो उसका गुण अवगुण है, गुण दोष, अवस्था यानी कि उसकी जो आयु के बच्चा है, बूढ़ा है, बच्चा बड़ा है, उसके आधार पे अवस्था, दशा, वो किस दशा में है, बहुत गरीबी में है, बहुत अमीरी में है, या बहुत सुखी है, बहुत दुखी है, इस तरह का जो दशा के का हो गया। स्वभाव, जो उसका स्वभाव है, वह ईमानदार है, बेईमान है, जो उसका है स्वभाव, जो उसका है वो मृदुभाषी है या दूसरे से घृणा करने वाला है, जो उसका स्वभाव है, इस तरह का जो शब्द हमको ज्ञान देता है। क्योंकि न तो इसे हम देख सकते हैं, न तो इसे हम छू सकते हैं, न इसे पकड़ सकते हैं, तो जो केवल हम उस किसी की अच्छाई या बुराई को हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, जो अच्छा व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति है, वो ईमानदार है या बेईमान है, तो या उस तरह की जो बातें आती है, जिस शब्द से हमको पता चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो अभी हम देखते हैं, एक एक करके हम देखेंगे। जैसे कि व्यक्ति के गुण, तो गुण में के अंतर्गत क्या आ जाएंगे, फिर है गुण के बाद दोष यानी कि बुराई, गुण, दोष, आकार प्रकार भी आते हैं इसके अंतर्गत। तो गुण के अंतर्गत क्या आ जाएगा,
सज्जनता, सज्जन, सज्जनता, ईमानदारी, 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 सच्चाई, दयालु, दयालु, कृपालु, कृपालु, दीनदयाल, दीन दयाल। इस तरह की जो शब्द आएंगे वो गुण के अंदर आ जाएंगे। लेकिन जैसे क्रोधी, क्रोधी उसका स्वभाव भी हो सकता है, स्वभाव के क्रोधी। बेईमान, बेईमान, इस तरह के जो शब्द होंगे वो उसके गुण दोष के अंतर्गत आ गए। फिर हमने कहा है स्वभाव दशा, वह किस दशा में है, अच्छी दशा में है, बुरी दुख सुख में है, वह बहुत दुखी है। मैं रब कर रही हूँ, आपने लिख लिया होगा। गुण, फिर स्वभाव हम देख सकते हैं जो दशा के अंतर्गत क्या आ जाएगा। दशा जैसे दुखी व्यक्ति, दुखी, सुखी, सुखी, अमीरी, गरीबी, प्रेम, गरीबी, इस तरह के जो शब्द हो जाएंगे वो इसके अंदर अंतर्गत आ जाएंगे। सब इस तरह से जो भी शब्द होते हैं अवस्था के अंतर्गत आ जाएगा। अवस्था जो हमें दिखाई तो नहीं देती है, बच्चा बड़ा हो जाता है, जैसे बचपन, बचपन, बुढ़ापा, जवानी। तो ये सारे जो शब्द हैं अवस्था को बताता है। वो आकार प्रकार के अंतर्गत, आकार प्रकार के अंतर्गत चौकोर, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, निचाई, इस तरह के जो शब्द होंगे वो आकार प्रकार। तो यानी कि जिसे हम देख नहीं पाते हैं लेकिन महसूस कर पाते हैं, जो यह मोटा है या पतला है या ऊंचा है या नीचा है, या ईमानदार व्यक्ति है, बेईमान व्यक्ति है, या बहुत अच्छा व्यक्ति है, संस्कारी है, सदा सहायता करने वाला है, दीनदयाल है, गरीबों की सहायता करने वाला है, कृपा करने वाला है। तो ये सारे शब्द क्या हो जाते हैं, भाववाचक कहलाते हैं। ये सभी शब्द जो हैं वो भाववाचक शब्द कहलाते हैं। भाववाचक जो है वो कई सर्वनाम से भी बनते हैं, विशेषण से भी बनते हैं, क्रिया से भी बनते हैं, जैसे तो उस तरह से ये होता है। तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा क्या कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, वस्तु, प्राणी अथवा के नाम, व्यक्ति वस्तु की जिन संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के गुण दोष का पता चलता है। जैसे स्थान भी बोला है, स्थान के अंतर्गत दिल्ली यहाँ से बहुत दूर है, दिल्ली दूर है, तो दूरी जो है, दूरी, ये भी इसके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। फिर बड़ा शहर, छोटा शहर, बड़ा देश, छोटा देश, तो ये सब जो है
वो जो देश के यानी उस जगह के बारे में के गुण को बता रहा है, तो इसलिए वो भी क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे, समझे होंगे। आप, मैं इसको रब करती हूँ, जरूर लिख लीजिएगा सब अपने अपनी नोटबुक में। अब जो प्रश्न उठता है, अब आपने देख लिया 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब चौथा है द्रव्यवाचक। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक, द्रव्य यानी कि तरल पदार्थ, द्रव्य से हम तरल पदार्थ का महसूस करते हैं, जानते हैं, लेकिन द्रव्य वाचक के अंतर्गत केवल तरल ही नहीं आता। द्रव्य, तरल पदार्थ, ठोस पदार्थ और गैस, जो भी वस्तु है, इस तरह के जितने भी वस्तु हैं वे सभी इसके अंतर्गत आते हैं। द्रव्यवाचक के अंतर्गत ठोस, गैस और तरल जो भी हैं, पदार्थ हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। आप इस तरह से समझ सकते हैं, यानी कि जो द्रव्य समूह ये जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है, यानी जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको दूसरे रूप में हम ये भी कहते हैं, जिन संज्ञा शब्दों को हम नाप सकते हैं या तौल सकते हैं, या जिस पदार्थ से को दूसरे रूप में हम दूसरा रूप दे सकते हैं, उसे भी हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसकी कई तरह से परिभाषा दी जा सकती है, जो जिन संज्ञा शब्दों से हम जिसे ये सामान्य रूप में दे सकते हैं, जिस संज्ञा शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा अर्थात ठोस, गैस और द्रव्य तीनों प्रकार का हम पदार्थ लेते हैं। ठोस पदार्थ, ठोस, द्रव्य और गैस, ये तीनों प्रकार के जो शब्द हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। लेकिन परिभाषा के रूप में हम लिख सकते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या द्रव्य, किसी पदार्थ या द्रव्य अर्थात तरल का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं, जिन संज्ञा शब्दों को नापा या तौला जाए, आसानी के लिए जिन संज्ञा शब्दों को नापा या तौला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। अब आप देख रहे हैं, जो दोनों तरफ से हमने दो परिभाषा आपके सामने प्रस्तुत की है। एक, जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या द्रव्य अर्थात तरल का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, या जिन संज्ञा शब्दों को नापा या तौला जाए उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ इस तरह से कहते हैं, वे संज्ञा शब्द जिसे
का रूप परिवर्तित करके दूसरे वे संज्ञा शब्द या पदार्थ जिसका या तरल जिसका रूप परिवर्तित करके दूसरे रूप में बनाया जा सके, उसे भी हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे, तो ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठोस तरल में गैस, जैसे तेल तरल हो गया, घी, गेहूं, चावल, उसके अलावा सोना एक पदार्थ है, सोना, चांदी, कोयला, पीतल, मूंग, आटा इत्यादि जो भी हैं वे सभी क्या हैं? संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। सभी द्रव्यवाचक संज्ञा का, क्योंकि तेल को हम लीटर में खरीदते हैं, घी को किलो या लीटर में लेते हैं, गेहूं को किलो में लेते हैं, चावल को किलो में लेते हैं। सोना को एक ऐसा पदार्थ है जिसको तोड़ करके ये नए रूप में कन्वर्ट किया जाता है। चांदी, कोयला, ये सभी को जो है पीतल, मूंग, आटा सभी जो हैं ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब उसके बाद जो है, अब यहाँ पर एक चीज और भी आप देख सकते हैं। मैंने कहा जो कुछ विद्वानों ने इसे 3 ही कहा है। तो क्यों कहा है? क्योंकि द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत भी जो चीजों का आपने नाम लिया है, सोना, चांदी, कोयला, पीतल, ये मेजरमेंट तो किया जाता है, लेकिन सोना बोलने से क्या एक जगह के सोना का एक सोना का बोध होता है? नहीं होता है। पूरे विश्व में जितने भी सोना है, सोना ही है, कुछ और नहीं है। चांदी ही है, कोयला ही है, पीतल ही है, मूंग ही है, आटा ही है, उसको ही कहा जाएगा, कुछ और नहीं कहा जाता है। तो इसीलिए इसको जातिवाचक के उपभेद में रख लिया जाता है, जातिवाचक के रूप में प्रयोग भी किया जाता है। इनके कई ऐसे भी शब्द हैं जो जातिवाचक के रूप में प्रयोग होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक 5वां, समूहवाचक शब्द। अब समूहवाचक, समूह मतलब हम जानते हैं ग्रुप, एक साथ जब बहुत से लोग या वस्तु होंगे तो क्या कहलाएंगे? समूहवाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति के समूह का बोध हो या जाति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति के किसी जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, आदि के जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के जाति का जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के समूह या समुदाय का बोध होता है,
बोध होता है उसे जाति समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, समूहवाचक। तो समूहवाचक वे हैं जिससे ग्रुप का पता चलता है, समूह का पता चलता है, वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे संघ, जनता, संघ, जनता, प्रजा, ये सभी व्यक्तियों से संघ व्यक्तियों का से मिलके बनता है। जनता, जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहेंगे या उस समाज के जो लोग होंगे वो जनता कहे जाते हैं, देश के लोग जनता कहे जाते हैं। प्रजा, राज्य के अंदर जो व्यक्ति रहने वाले हैं वे प्रजा जनता कहे जाते हैं। उसके अलावा झुंड, पक्षियों के झुंड, प्राणियों के झुंड, भेड़िए का जो क्या बोलते, भेड़िया नहीं, भेड़ों के झुंड, झुंड। उसके अलावा फिर है मंडल, पुंज, तारों का पुंज, इत्यादि। गुलदस्ता, आदि। कक्षा, इसके अलावा कक्षा, परिवार, इसके अलावा है कक्षा, परिवार, ये सभी क्या है, परिवार में भी कई व्यक्ति मिलते साथ में रहते हैं तभी वो परिवार कहलाता है। समाज जो है वो भी जो समूहवाचक का उदाहरण है। तो ये सभी क्या है, समूहवाचक, यानी कि जहाँ जिन शब्दों से हमें झुंड का पता चलता है तो क्या कहलाते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इस तरह से आपने देखा संज्ञा शब्द का भेद है, ये संज्ञा एक विकारी शब्द है और जिसमें लिंग, वचन, कारक और काल का उस पर प्रभाव, उन शब्दों पर प्रभाव पड़ता है और वे संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। व्यक्तिवाचक जिन संज्ञा शब्दों से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। जिन संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी की जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक जिन संज्ञा शब्दों से गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का पता चलता है तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से जिसे नापने, तौलने या पदार्थ का बोध होता है, ठोस, द्रव्य, गैस, या जिन वस्तुओं को हम नाप या तौल सकते हैं उनको तो विघटित करके या तोड़ करके नए वस्तु का निर्माण किया जाता है तो उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में आपने देखा है, सोना है, कोयला है, लोहा है, तांबा है, पीतल है, गेहूं है, चावल है, जिन शब्दों का तेल है, घी है, ये सभी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है।
फिर पांचवा आता है समूहवाचक संज्ञा, यानी जिन संज्ञा शब्दों से उसके पूरे समूह का, समुदाय का, झुंड का, मंडल का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, कक्षा में एक बच्चा से वो कक्षा नहीं बन सकता। कक्षा में कक्षा तभी होगा जब उसमें कम से कम 10 से 15 बच्चे होंगे, तभी वो कक्षा कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। उसके अलावा फिर है, हमने बोला झुंड, पक्षी, एक पक्षी को अगर वो उड़ेगा तो उसे हम पक्षी नहीं कहेंगे। जब वो पूरे झुंड में, हमेशा वो पूरे ग्रुप में जब उड़ते हुए दिखाई देते हैं, दाना चुगते हुए दिखाई देते हैं, तो झुंड कहलाता है। तो पक्षियों का झुंड। गुलदस्ता एक फूल से नहीं बनता, उसके लिए कई सारे फूलों को मिला करके बनाया जाता है, इसलिए गुलदस्ता को भी हम, जो फूलों का गुच्छा होता है, झुंड होता है, इसलिए उसे हम समूहवाचक संज्ञा के अंदर रखते हैं। उसके अलावा जनता, जनता एक व्यक्ति को तो जनता नहीं कहा जाता, जहाँ पूरे देश के लोगों को जनता कहा जाता है। प्रजा, जिस राज्य में का है वहाँ के सभी लोगों को प्रजा कहा जाता है। इसलिए ये सभी क्या है? जाति जो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जिस परिवार में आप रहते हैं, एक व्यक्ति का जहाँ रहता होगा, क्या उसे परिवार हम कहेंगे? परिवार वही कहलाएगा जब उसमें कम से कम 4 से 5 व्यक्ति रहेंगे, तो वो परिवारों, व्यक्तियों का झुंड हो जाता है, इसलिए वो परिवार को भी हम समूहवाचक के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन अब इस तरह से आपने पूरे संज्ञा को पढ़ा है, संज्ञा शब्द को जाना है। अब आपको अगले बार अपने पाठ्य पुस्तक से आपको क्या करना है? संज्ञा, जितने सारे संज्ञा शब्द आपको दिखते हैं, क्योंकि मैंने ही बोला है, आपके पुस्तक में जितने भी शब्द होंगे वे संज्ञा होंगे, संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। और वो कौन कौन से संज्ञा होंगे उसको आपको ढूंढना है, ढूंढ करके एक लिस्ट तैयार करना है। पहले भी शायद मैंने एक बार बताया था, लेकिन तभी मैंने पढ़ाया नहीं था। अब मैं पढ़ाई हूँ, आप लोग इसे अच्छे से करेंगे। ठीक है, बाय। अगर आपको अच्छा लगेगा, कुछ कमी दिखेगी तो आप लिख करके बताइएगा और अपने दोस्तों तक भी इसे पहुंचा दीजिएगा। ओके, बाय।